यूपी पीसीएस 2023 के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम के इस करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है मित्रों। और हम लोग लेकर चल रहे हैं करंट अफेयर्स में दृष्टि घटना चक्र के रिवीजन को लेकर चल रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस दृष्टि घटना चक्र पर हमारे लगभग 300 प्रश्नों का एक पूरी श्रृंखला होगी, जो पूरा जितना आप पढ़ रहे हैं उसका पूरा एक रिवीजन हो जाएगा। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन इसके लिए आपको देवप्रयागम DPIS के यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहना होगा, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पर ही आप उसका पूरा विश्लेषण पाएंगे। तो इसके लिए जुड़े रहने के लिए आप DPIS को सब्सक्राइब कीजिए। और आइए शुरुआत करते हैं अगले क्लास के लिए। ये हमारी चौथी क्लास है और लगभग हम 12 क्लास में इस पूरे घटना चक्र के करंट अफेयर्स को खत्म कर देंगे और 2 क्लास में पूरा हम विश्लेषण कर देंगे MCQ क्वेश्चन का। तो MCQ क्वेश्चन भी आपका तैयार हो रहा है, बिल्कुल आप जुड़े रहिए DPIS के साथ। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन। ठीक है, अब ईट राइट स्टेशन क्या है? एक मुहिम है, एक इनोवेशन है, ठीक है, जिसमें आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको जागरूक करने का प्रयास किया गया है। और इसी के लिए एक टैगलाइन लाई गई है, सही भोजन बेहतर जीवन है। आते हैं इसी को देखते हैं। ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन जो है एक चलाया जा रहा है FSSAI द्वारा। ठीक है, उसने एक टैगलाइन किया है, सही भोजन बेहतर जीवन। तो ईट राइट रेलवे स्टेशन के नेतृत्व में ईट राइट इंडिया आंदोलन संचालित हो रहा है, जिसके अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर सभी खाद्य विक्रेताओं को टारगेट किया गया है और कहा गया है कि किस प्रकार से रेल यात्रियों को उन्हें एक शुद्ध भोजन दिए जाने की बात कही गई है। तो सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन क्या होगा आपका कि ईट राइट क्या है, ईट राइट क्या है, स्टेशन नहीं आएगा, केवल इतना दे दिया जाए ईट राइट इंडिया क्या है, ईट राइट स्टेशन क्या है, या ईट राइट क्या है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी शुरुआत 7 नवंबर 2022 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन से हुई है। ठीक है, जिसमें भारतीय खाद्य संरक्षक मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का NCR का तीसरा रेलवे स्टेशन है। इससे पहले NCR के 2 स्टेशन ग्वालियर और डायरा को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा। 14 नवंबर 2022 को उत्तर मध्य रेलवे के डभौरा रेलवे स्टेशन रीवा मध्य प्रदेश को तथा दिसंबर 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट प्रमाणन प्रदान कर दिया गया है। तो इस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में रीट राइट जो है स्टेशन कितने हो गए हैं? इसके लिए हो गए कुल 5 स्टेशन हो गए हैं। ठीक है, अब ईट राइट प्रमाणन प्राप्त होने वाले उत्तर प्रदेश के और उत्तर मध्य रेलवे के 5 स्टेशन हो गए हैं। ठीक है, इसमें आपका हो गया कानपुर हो गया और तो अब कानपुर चूंकि ये दूसरा है, उत्तर प्रदेश का दूसरा है, और NCR का आपका ये 5वां रेलवे स्टेशन हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 3 दिसंबर 2019 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा देश का पहला ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणीकृत किया गया था। दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को भी 5 स्टार रेटिंग देते हुए राइट स्टेशन प्रमाण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से दिसंबर 2022 तक अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी हो गया, उत्तर प्रदेश का आपका कानपुर हो गया, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज हो गया। तो 3 स्टेशन ये उत्तर प्रदेश के हो गए हैं जिन्हें ईट राइट प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन एक लाइन में पूछा जा सकता है, ईट राइट स्टेशन क्या है, ईट राइट मुहिम क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, में भी आ सकता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक, बहुत बेहतरीन प्रयास है। आप जानते हैं कि भारत के कृषि की उर्वरा शक्ति समाप्त होने का एक बड़ा कारण हमारे रासायनिक जो खाद्य थे, रासायनिक जो उर्वरक रहे हैं, रासायनिक उर्वरक का अनियंत्रित प्रयोग किस प्रकार से पृथ्वी की और हमारे कृषि की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी की मुहिम से इसमें बहुत बेहतरीन प्रयास हुआ है। और आज आप देख रहे हैं कि नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैविक उर्वरक बायो फर्टिलाइजर का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सभी प्रयास निश्चित रूप से इस दिशा में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रयास हैं। इसी दिशा में एक मुहिम आई है प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक।
ठीक है। फर्टिलाइजर्स उर्वरक ऐसे पादप पोषक पदार्थ हैं जिनका उत्पादन वाणिज्यिक रूप से अकार्बनिक रसायनों इनऑर्गेनिक केमिकल से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक आप जानते हैं यूरिया है, जिसका मूल्य केंद्र सरकार नियंत्रित करती है। ये पूछा जा चुका है और हमें लगता है कि 2010-11 में एक प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न पूछा गया था कि यूरिया में कितना नाइट्रोजन होता है, यूरिया के विषय में क्या क्या सही है, 2-3 स्टेटमेंट दिए गए थे। तो यूरिया का मूल्य केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। उत्पादक कंपनियां यूरिया को एक निश्चित एमआरपी पर बेचती हैं, जो उत्पादन लागत का मात्र 10 से 20% तक होता है। शेष 80 से 90% तक उत्पादन लागत केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है, जैसे डीएपी हो गया, डाई अमोनियम फास्फेट हो गया, एमओपी हो गया, म्यूरेट ऑफ फास्फेट हो गया। इन सब की कीमतें आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती हैं, हालांकि ये सब्सिडी के रूप में आता है। चलिए ये है। अब एक उर्वरक एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना क्या है, ठीक है। तो आते हैं देखते हैं, वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना को लॉन्च किया, का शुभारंभ किया, ठीक है। ये नाम है इसका, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का नाम है एक राष्ट्र एक उर्वरक। वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया है। भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड और लोगों का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ किया। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसी दौरान क्या किया गया कि 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पीएमकेएसपी का भी शुभारंभ किया गया है। एक राष्ट्र एक उर्वरक, इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड नाम भारत के नाम से बिकेंगे। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। भारत क्या है, तो भारत क्या है, ये देश भर में एक ब्रांड के नाम से दिया जाने वाला एक उर्वरक होगा। अब यूरिया पूरे देश में केवल भारत ब्रांड के नाम से बिक्री की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के नाम से एक, ठीक है, यूरिया ब्रांड उपलब्ध कराई जाएगी। स्पष्ट है कि भारत सरकार ने उर्वरक उत्पादक कंपनियों के लिए उनके उत्पादों का विपणन भारत ब्रांड नाम के अंतर्गत करना अनिवार्य कर दिया है। इससे उत्पादन करने वाली कंपनियों से निरपेक्ष पूरे देश में उर्वरक ब्रांडों का मानकीकरण सुनिश्चित होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। इस योजना के तहत कंपनियों को अपने उर्वरक बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, लोगो, अन्य प्रासंगिक उत्पाद की जानकारी करना होगा। शेष 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड दिखाना होगा। शेष 2/3 पर आपको भारत ब्रांड दिखाना होगा, ठीक है। यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम यानी एनपीके आदि के लिए एकल ब्रांड का नाम क्रमशः भारत यूरिया, भारत डीएपी और भारत एमओपी और भारत एनपीके होगा। बहुत बढ़िया, ये बेहतरीन प्रयास है। अब नाम होगा भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके, ये नाम होगा। तो ये इस दिशा में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह योजना सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार संस्थाओं और उर्वरक विपणन संस्थाओं पर लागू होगा। इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अब देश में बिकने वाला यूरिया एक ही नाम, एक ही ब्रांड और एक ही गुणवत्ता का होगा। इसी को कहा गया है, ये आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है प्लस आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए, पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं अगला, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ठीक है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स क्या है, इसके बारे में एक बार देख लीजिए। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को वर्ष 1994 में स्थापित बंगलुरु की एक संस्था थी, पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है।
ये सूचकांक वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके बारे में, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस प्रकार से एमसीक्यू बनेगा और बन चुका है। तो पहला है कि 14 अक्टूबर 2022 को पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। 14 अक्टूबर को पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का यह 7वां वार्षिक संस्करण है। इस सूचकांक में राज्यों को जनसंख्या के आकार की दृष्टि से 18 बड़े राज्यों और 10 छोटे राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ है और छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ है। ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा और सिक्किम इन दोनों की बात है। हरियाणा और सिक्किम ये दोनों बड़े राज्यों के क्रम में हरियाणा श्रेष्ठ है और छोटे राज्यों के क्रम में सिक्किम श्रेष्ठ है। ठीक है, तो पहले नंबर पर है आपका हरियाणा है, दूसरे पर तमिलनाडु है, तीसरे पर केरल है, चौथे पर छत्तीसगढ़ है, पांचवें पर पंजाब है। ठीक है, छोटे राज्यों में पहले पर सिक्किम है, दूसरे पर हिमाचल प्रदेश है, तीसरे पर गोवा उत्तराखंड है, चौथे पर गोवा है और पांचवें पर मिजोरम है। चलिए, उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश को इस क्रम में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार लाते हुए 12वां स्थान प्राप्त किया है। अंतिम, ठीक है, 2021 में से अंतिम स्थान प्राप्त था। इस बार 6 रैंक में सुधार हुआ है उत्तर प्रदेश के, 12वां स्थान है। चलिए ठीक है, हमें बेसिकली उत्तर प्रदेश को देखना यूपी पीसीएस के दृष्टिकोण से, आप इसको ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश को 12वां स्थान मिला हुआ है, जबकि विगत 2021 में से अंतिम स्थान था, तो 6 अंकों में इसके सुधार हुआ है। आते हिमाचल प्रदेश की 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला। हाइड्रो पावर प्लांट के अंतर्गत 2 प्रकार की जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं, छोटी विद्युत परियोजना और बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं। भारत में 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता वाली पनबिजली परियोजनाओं को छोटी विद्युत परियोजनाएं कहा जाता है, जबकि उससे जो बड़ी होती हैं, ठीक है, तो 3 श्रेणियों में होती हैं, सूक्ष्म, लघु और छोटी, माइक्रो, मिनी और स्मॉल। 2 मेगावाट से 25 मेगावाट तक स्मॉल होती हैं, 101 किलोवाट से 2 मेगावाट तक मिनी होती हैं और 100 किलोवाट तक सूक्ष्म होती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त 500 मेगावाट या उससे अधिक स्थापित क्षमता वाली परियोजनाओं को मेगा परियोजनाओं के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गया। तो सूक्ष्म के अंतर्गत छोटी जल विद्युत परियोजनाओं में 3 हो गई, सूक्ष्म, लघु और छोटी। ठीक है, 100 किलोवाट से 100 किलोवाट, फिर से 2 मेगावाट तक और 2 मेगावाट से 25 मेगावाट तक। 500 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता वाले को बृहत कहते हैं। आते हैं आगे। 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। ठीक है, चांजू थर्ड, ये विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश के चंबा में रखी गई। तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से प्रश्न इससे पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में इसमें से 48 मेगावाट की चांजू थर्ड है और 30 मेगावाट की देवथल चांजू है। तो चंबा जिला चासी इसको याद रखिएगा और चांजू को इसको याद रखिएगा। ठीक है, चांजू और चंबा इनको याद रखना है। 48 मेगावाट की चांजू और 30 मेगावाट की देवथल चांजू। पीएमओ के अनुसार इन दोनों परियोजनाओं से वार्षिक 270 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। चांजू थर्ड जल विद्युत परियोजना क्या है? आप देखिए, ये परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के दंतोई गांव में है। यह चांजू नाला के रन ऑफ द रिवर परियोजना से जुड़ी हुई है। रन ऑफ द रिवर मतलब जहां पर जल प्रवाह तेजी से होता रहे बिना किसी बाधा के। ठीक है, यह परियोजना चांजू नाला और मेहाद नाला के संयुक्त जल के प्रयोग पर आधारित है। दूसरा है आपका देवथल चांजू। क्या है देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना? क्या है? ये भी रन ऑफ द रिवर परियोजना है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में देवथल नाला पर स्थित है। इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण संचालन हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। भारत में जल विद्युत क्षमता 2023 मार्च 2023 तक भारत की कुल जल विद्युत स्थापित क्षमता कितना थी? 4,12,212 मेगावाट जीवाश्म पर एवं गैर जीवाश्म सहित।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको नोट करना चाहिए, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। वैसे हम जल विद्युत पर पूरे पावर प्लांट पर एक क्लास लेंगे, ठीक है। तो मार्च 2023 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 4,12,212 मेगावाट रहा है, जिसमें छोटी जल विद्युत परियोजना इतनी है, ठीक है, कुल का 1.2 रहा है और ये 11.4 रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला। भारत औसत उद्योग आकार के आधार पर देखा जाए तो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात अगर हम करें तो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा है, जबकि मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। विश्व भर में निर्यात की जाने वाली कुल औषधियों में भारत का योगदान मात्र 3.5% है, 3.5% है, ठीक है। चलिए आते हैं मुख्य रूप से 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। इंपॉर्टेंट आपका हो गया। 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी, ठीक है। देश का पहला बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात के भरूच जिले के जंबूसर में रखी गई थी। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो रहा है ये गुजरात में रहा है और दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश में रहा है। 1 सितंबर 2022 को औषधि विभाग द्वारा बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिए 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की थी। ये देश में बल्क ड्रग विनिर्माण को सहायता देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। योजना के अंतर्गत बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना के लिए उपयुक्त 3 राज्यों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा समर्थित विश्व स्तरीय आम सुविधाओं के निर्माण के लिए बल्क ड्रग का निर्माण करना है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोढेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है। गुजरात के मेहसणा में स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आते हैं देखते हैं क्या है ये, ठीक है। मोढेरा गांव गुजरात के मेहसाण जिले में स्थित है। यह गांव यहाँ स्थित सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर रूपेण नदी की सहायक नदी पुष्पावती के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के राजा भीष्म प्रथम के द्वारा किया गया था। मोढेरा को मोढेरापुरा एवं मुंडेरा के नाम से भी जाना जाता है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा द्वारा, सोलर पावर द्वारा संचालित गांव घोषित किया गया है, ठीक है। यही इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही इसका महत्व भी है। 9 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले गांव के रूप में घोषित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। प्रधानमंत्री ने मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया है। इस प्रकार यह मंदिर भारत का ऐसा पहला विरासत स्थल बन गया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। तो मोढेरा को याद रखिएगा। मोढेरा एक तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया। सूर्य मंदिर और पूरे गांव को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित करने वाली ये अपनी तरह की पहली परियोजना है, ठीक है। 6 मेगावाट क्षमता का यहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। तीनों पॉइंट यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोढेरा को याद रखिएगा। मोढेरा को समझने के लिए मुंडेरा को याद रखिएगा। मुंडेरा, मोढेरा, मुंडेरा। ठीक है। मोढेरा का सौरीकरण सोलराइजेशन किया गया है, सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है। मोढेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव भी बन गया है, ठीक है। नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर विलेज ऑफ इंडिया बना है, ठीक है। इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा को भारत का पहला शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव घोषित किया गया है। ये पहला ऐसा गांव है जहां सौर ऊर्जा संचालित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग स्टेशन हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर भारत की पहली ग्रिड संबद्ध स्तरीय बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली भी मोढेरा में ही स्थापित की। तो ये कई महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं।
आते हैं स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 तथा 2.0 अवार्ड। स्वच्छता ही सेवा देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए एक श्रमदान करने वाला एक अभियान है जो प्रतिवर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलता है। 100 दिवस का होता है सुजलम अभियान, ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2021 में आरंभ किया गया था, तब से ये चल रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछ जाने की कोई ऐसी संभावना नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा है के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया गया। तो बस इन्हीं को देख लेना है। इसमें फर्स्ट रैंक किसकी रही है, कर्नाटक की रही है, सेकंड रैंक बिहार की रही है, थर्ड लक्षद्वीप की रही है, ठीक है। सुजलम शीर्षक के अंतर्गत मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर रहा है, दूसरे पर महाराष्ट्र रहा है, तीसरे पर तेलंगाना, चौथे पर उड़ीसा रहा है। तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं लगता कि पीसीएस में पूछा जाएगा, लेकिन एक बार देख लीजिए, आप एक बार आंख से गुजारे रहेंगे तो ध्यान रखिएगा स्वच्छता ही सेवा है, ठीक है। सुजलाम सुफलाम, ठीक है, सुजलाम सुफलाम, इस तरीके से याद रखिएगा सुजलाम योजना के बारे में। चलिए, स्टार्टअप ग्रेड चैलेंज आपको याद भी नहीं रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी इस रूप में नहीं है। चलिए आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, ये इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण परिणाम घोषित किया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की प्रथम वर्षगांठ के रूप में अपनाया गया और इसमें 4354 शहरों का आकलन किया गया है, जिसमें 62 छावनी परिषदें हैं और 91 गंगा के किनारे बसे हुए नगर हैं। इसका खासियत है, इसमें बस यही ध्यान रखना है आपको, शीर्ष 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में ये बना हुआ, लगातार बना हुआ इंदौर मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 बना हुआ है, सूरत लगातार नंबर 2 बना हुआ है, नवी मुंबई इस बार शामिल हुआ महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम, ठीक है। तो 4 आप याद रखिएगा, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। और आपका आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा को भी कर लीजिएगा, मान लिया 5 पूछ लिए जाते हैं। 1 से 10 लाख के शहरों के बीच में तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, ये शीर्ष 5 शहरों में है, ठीक है। और इसमें नोएडा को 5वां नंबर मिला हुआ है। 100 शहरी स्थानीय निकायों में त्रिपुरा मध्य प्रदेश की है, झारखंड छत्तीसगढ़ का है, उत्तराखंड, ठीक है, ये समेत त्रिपुरा, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ये शीर्ष 5 राज्य रहे हैं। ये 100 शहरी निकायों के रूप में रहे हैं। 100 से अधिक शहरी निकायों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे पर, महाराष्ट्र तीसरे पर, तेलंगाना चौथे पर और पंजाब 5वें पर है। ये रहा है। अब इसमें कई सम्मान दिया गया है। प्रेरक दौड़ सम्मान दिया गया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के सिल्वर श्रेणी में 2 शहर मथुरा और अमरोहा को भी शामिल किया गया है। इंदौर ने भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर का भी दर्जा प्राप्त किया, ये भी एक बड़ी बात है। तो इंदौर लगातार क्या है, इस मामले में, स्वच्छता के मामले में टॉप लेवल पर देश में बना हुआ है, ठीक है। चलिए बस इतना याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के लिए देखिए गंगा नगरों में कौन कौन शामिल है, ये इंपॉर्टेंट है। गंगा नगरों में आपका शामिल है बिजनौर उत्तर प्रदेश, हरिद्वार का है, कन्नौज उत्तर प्रदेश, वाराणसी, कन्नौज उत्तर प्रदेश, ये 1 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर उत्तर प्रदेश, कन्नौज उत्तर प्रदेश, गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये 3 उत्तर प्रदेश के इसमें हैं। सुल्तानगंज बिहार, कर्णप्रयाग उत्तराखंड। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में हरिद्वार पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर वाराणसी है, तीसरे पर ऋषिकेश उत्तराखंड है, चौथे पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये है। आते हैं, देखते हैं 10, ये देखते हैं भारत पर्यटन सांख्यिकी। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो
महाराष्ट्र स्थित देवलाली छावनी भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में वो 1 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में नोएडा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में प्रदेश के 4 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें गाजियाबाद को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है, मेरठ 15वां स्थान है, प्रयागराज को 16वां और लखनऊ को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी श्रेणी में वाराणसी को 21वां, आगरा को 23वां और कानपुर का 29वां स्थान है। तो यहाँ पर एक क्रम आप बना लीजिएगा। वैसे इस क्रम को हम आपको देंगे किसमें, ये क्रम हम आपको देंगे जो MCQ क्वेश्चन होगा, तो MCQ में हम इसको आपको देंगे। ठीक है, तो आप हमारे MCQ श्रृंखला से जुड़े रहिए, जो आपको 1 मई से 5 मई के बीच आपको दिया जाएगा। इसमें पूरा करंट अफेयर आपका दृष्टि का और घटनासार का दोनों का जो है समायोजित रहेगा। 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में 20 शहरों में प्रदेश के 4 शहर हैं। पहले पर गाजियाबाद को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है, मेरठ को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, प्रयागराज को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है, लखनऊ को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है, वाराणसी को 21वां, आगरा को 23वां और कानपुर को 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये यूपी स्पेशल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए आगे आते हैं। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट जारी की, जिसके अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय के अधीन वार्षिक आधार पर जारी किए गए कुछ आंकड़े आए हैं। ये 23वां संस्करण है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल कुछ पॉइंट आप देख लीजिए बस, बहुत ज़्यादा इनके चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो कई चीज़ें आपकी छूट भी जाएंगी। 2021 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन करने वाले शीर्ष देश कितने रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक पर्यटक कहाँ से आए हैं, विदेशी पर्यटक भारत में सबसे अधिक कहाँ से आए हैं, ये आपको देखना है। तो सबसे अधिक पर्यटक कहाँ से आए हैं, अगर आप देखेंगे इस क्रम में देखते हैं तो क्रम आपका यूँ बन जाता है। USA नंबर 1 पर है लगभग 28%, बांग्लादेश नंबर 2 पर है, UK यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन आपका तीसरे नंबर पर है, कनाडा चौथे पर है और 5वें नंबर पर नेपाल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से विश्व भर से आने वाले पर्यटकों का है। अब इस दौरान भारतीय नागरिकों के लिए 5 शीर्ष गंतव्य कहाँ कहाँ रहे हैं, मतलब भारतीय नागरिक सबसे अधिक कहाँ कहाँ गए हैं, भारतीय नागरिक के लिए 5 शीर्ष गंतव्य कहाँ कहाँ रहे हैं, इसको देख लिया जाए। पहले नंबर पर कौन है, संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, दूसरे पर USA है, तीसरे पर आपका कतर है, चौथे पर ओमान है। ठीक है, तो ये रहा है, ये 4 देश रहे हैं जहां सबसे अधिक भारतीय गए हैं। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, USA, कतर, ओमान और UK। ठीक है, चलिए आगे। अब ये दिया हुआ विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या में शीर्ष राज्य कौन कौन है, तो सबसे अधिक है आपका पंजाब, जिसमें 29% लोग आते हैं। उसके बाद फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका दिल्ली है, फिर आपका कर्नाटक है, फिर आपका केरल है, तमिलनाडु है, इस तरीके से क्रम में है। तो नंबर 1 पर आपका क्या है, पंजाब में सबसे अधिक पर्यटक आए हैं। घरेलू पर्यटकों को अगर हम की दृष्टि से देखें साझेदारी, तो उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 16% रहे हैं, सबसे अधिक आए हैं। चलिए आगे आइए। भारत भ्रमण वर्ष 2023 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 को क्या माना गया है, भारत भ्रमण वर्ष घोषित किया गया है। भारत भ्रमण वर्ष 2023 लॉन्च किया गया है। उल्लेखनीय है कि पर्यटन मंत्रालय वर्ष 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मना रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए, PM श्री स्कूल योजना 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र प्रायोजित एक योजना को मंजूरी दी, PM श्री स्कूल्स योजना को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, आते हैं देखते हैं इस योजना का मुख्य महत्वपूर्ण क्या है। PM श्री स्कूल देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक नई योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय निकायों द्वारा जो चलाए जा रहे स्कूल हैं उनको प्रबंधित करेगी, उनका मैनेजमेंट करेगी, साथ ही साथ अपने निकटवर्ती अन्य स्कूलों को भी मार्गदर्शन प्रदान करेगी। PM श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण फ्रेंडली इकोनॉमी, ठीक है, इको फ्रेंडली स्कूल डेवलप किए जाएंगे। चलिए, PM श्री स्कूलों को समग्र शिक्षा
केवीएस केंद्रीय विद्यालय और एनबीएस के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लागू किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। चलिए आगे आई नमस्ते योजना। नमस्ते योजना बड़ी चर्चित रही है। इसका उद्देश्य है कि मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित घोषित करना। ठीक है, एक अधिनियम लाया गया था कि प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, हाथ से मैला उठाने वाले कार्मिकों के नियोजन के प्रतिषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम के लिए 2013 से लाया गया था, जिसमें अब ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो परंपरागत रूप से मैला उठाते रहे उनकी जगह पर मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और एक सिक्योरिटी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, उनके माध्यम से उन्हें ढेर सारे सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। तो ये है 17 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया है। नमस्ते का पूर्ण रूप है मशीनीकृत नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। ये योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पहल है। इस योजना के वर्तमान चरण में 500 शहरी स्कूल शामिल हैं। इस योजना को 360 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है। चलिए आगे आते हैं। मंडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। ठीक है, यूनेस्को के अनुसार 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला को कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यातव्य है इस उपलब्धि के साथ मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। जिला प्रशासन द्वारा महिला साक्षरता और संपूर्ण साक्षरता के लिए वर्ष 2020 से ही मंडला में महिला ज्ञानालय और निरक्षरता दूर करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, मंडला जिले की पुरुष साक्षरता 77.5% है, जबकि महिला साक्षरता 56.4% है। चलिए ये है। तो भारत सरकार द्वारा देश भर में साक्षरता के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उसी का प्रयास है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल मंडला जिले को क्या किया गया है, एक साक्षर जिला घोषित किया गया। स्माइल 75 केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल नामक एक क्षत्रिय योजना अम्ब्रेला स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्माइल क्या है, सपोर्ट ऑफ मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज है। इस योजना के अंतर्गत 2 उप योजनाएं शामिल हैं जो ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति के लिए लाई गई है। ठीक है, उनको अधिक से अधिक भिक्षावृत्ति में जो लोग संलग्न हैं उनको अधिक से अधिक क्या किया जाना, सुविधाएं देना है, जिससे कि भिक्षावृत्ति से उनका निवारण हो जाए। तो नमस्ते इन्हीं के लिए कहा गया है। स्माइल 75। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय, गति शक्ति ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कुछ ऐसे विश्वविद्यालयों को चुना गया है। वर्तमान में देश के परिवहन क्षेत्र में हो रहे बदलाव, एक ज्ञान भंडार अनुसंधान कार्य संचालन के लिए सर्वोत्तम प्रणाली को विकसित करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालयों को मान्यता दी गई है। ठीक है, 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित किया गया है और इसे 3 अगस्त 2022 को लोकसभा ने भी पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य है कि सामरिक रूप से हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अधिक से अधिक ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करना है। ठीक है, इस रूप में राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान बड़ोदरा को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान किया गया है। चलिए यही इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। चलिए ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ जानने की बात नहीं है। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें व्यक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। छोड़ दीजिए, इसको बहुत पढ़े हुए हैं। जगदीप धनखड़ के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। बुरहानपुर पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। ठीक है, 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी और उसी जल जीवन मिशन के रूप में मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल जिला बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है, हर घर जल जिला। इसके अंतर्गत अब तक गोवा के 2,
दादर और नगर हवेली, दमन दीव के 3, अंडमान निकोबार के 3, गुजरात के 9, हरियाणा के 22, हिमाचल प्रदेश के 1, जेके का 1, पंजाब के 23, तमिलनाडु के 1 जिले को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। 11 अप्रैल 2023 तक देश के कुल 68 जिले हर घर जल प्रमाणित जिलों के रूप में घोषित किए जा चुके थे। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, उत्तर प्रदेश के 37.5% घरों को जलापूर्ति से जोड़ा गया है और गोवा भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित कर दिया गया है। 18 अगस्त 2022 को गोवा को देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य भी घोषित कर दिया गया है। दादर नगर हवेली, दमन और दीव को पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। भारत नवाचार सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत नवाचार हेतु किए गए निवेश को इनेबलर्स के माध्यम से मापा गया है, जिसके 5 पिलर बनाए गए हैं। पहला ह्यूमन कैपिटल्स, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा है नॉलेज वर्कर्स, चौथा है बिजनेस इन्वायरमेंट, पांचवा है सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था के संचालित नवाचार संबंधी गतिविधियों के परिणाम के लिए भी इसको लिया गया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल आपको इसकी रिपोर्ट देख लेना है कि बड़े राज्यों उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, शहरी राज्य के रूप में घोषित किया गया है। अब आपको ये देखना, भारत नवाचार सूचकांक में शीर्ष बड़े राज्य, केवल आपको आंकड़े देखना है। तो शीर्ष बड़े राज्यों में कर्नाटक नंबर 1 पर है, तेलंगाना नंबर 2 पर है, हरियाणा 3 पर है, महाराष्ट्र 4 पर है, तमिलनाडु 5 पर है। ठीक है, ये है बड़े राज्यों के क्रम में। नॉर्थ ईस्ट में है मणिपुर, उत्तराखंड। ये आप नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर नंबर 1 पर है, उत्तराखंड 2 पर है, मेघालय 3 पर है, अरुणाचल 4 पर है, हिमाचल प्रदेश 5 पर है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और दिल्ली है नंबर 1 पर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब भारत नवाचार सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। भारत नवाचार सूचकांक में, ये हम लोगों ने करंट अफेयर्स में भी देख लिया है यूपी स्पेशल में, कि उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इसे 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनेबलर्स घटक के संदर्भ में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP इतना है, वो 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर। वैसे हमने आपको इसको बता दिया है, पहले ही बता दिया है। चलिए, तो अब हम लोग लगभग इसके एंडिंग पर आ रहे हैं। जो आपकी महत्वपूर्ण न्यूज रही है उसमें हम लोग केवल आंकड़े ये हैं, बाकी हम लोग लगभग एंडिंग पर आ रहे हैं। जो इधर की न्यूज रही है तो लगभग पूरी न्यूज हो गई है करंट अफेयर्स की। ठीक है, बुंदेलखंड योजना, इसको एक बार देख लीजिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसको हम लोग देख चुके हैं यूपी स्पेशल में। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन जैसे क्षेत्रों के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण का संकल्प लिया था और उसे लागू कर दिया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और जमुना एक्सप्रेसवे से इसे जोड़ भी दिया गया है। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे द्वारा किया गया था, ये सब आप जानते हैं। चलिए, इसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे, और वैसे इस पर चर्चा हो चुकी है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक लेंगे। अगली क्लास में इसको पूरा किया जाएगा और आप लोग बने रहिए देवप्रयागम के साथ, DPIS के साथ। टाइम से इसको पूरा कर देंगे और आपका पूरा करंट अफेयर्स हो जाएगा। इस पर MCQ हो जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, ना कोई टेंशन लीजिए। परीक्षा बस पढ़ते रहिए, परीक्षा तिथि के बारे में भी ध्यान देते रहिए। कोई भी जैसे ही अपडेट मिलेगा हम आपको इस अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी करवा दीजिए। जितने अधिक से अधिक लोग जुड़े रहेंगे उतना ही आपको भी फायदा होगा। आपके पास न्यूज़ तुरंत पहुंचेगी, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देवप्रयागम चैनल से, DPIS चैनल से आपको लोक सेवा आयोग की सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, सूचना पहले बाद में प्रकाशित होगी, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो बिल्कुल आप लोग पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। बाकी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास एक बेहतरीन जानकारी आपके पास जल्दी से भेजी जाए। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं तक।